नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। वह है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जो आगामी बीपीएससी, बीपीएससी ट्री, बीपीएससी एएसओ, एईडीओ, यूपीपीसीएस, यूपीपेट, राजस्थान पीसीएस, राजस्थान वीडियो, एसआई, बिहार एसएससी, बिहार जीविका ऑफिस अटेंडेंट, सीजीएल, सीएचएसएल, जिन जिन भी एग्जाम में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम हमारे आगामी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों का क्विक रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लासेस। भारतीय संविधान। हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मा और यह वह आधारशिला है जिस पर हमारे लोकतंत्र का ढांचा खड़ा है। तो हम देखते हैं भारत के संविधान का संवैधानिक विकास क्रम। उस क्रम में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम है, जिसमें सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तीसरा चार्टर्ड एक्ट 1813, शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन को छोड़ करके। चार्टर्ड एक्ट 1833, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, जिसके गवर्नर जनरल के परिषद के प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले हैं। चार्टर्ड एक्ट 1853, विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत किया गया। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पारित अधिनियम। नेक्स्ट अब इससे आगे यानी कि भारत शासन अधिनियम 1853 से इन सब सारे अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन के अधीन पारित किया गया। ब्रिटिश क्राउन के अधीन पारित प्रथम अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 है, जिसके प्रमुख प्रावधान है गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय पद नाम दिया गया, भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया और भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861, वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और भारत परिषद अधिनियम 1892 से विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न या मतदान का अधिकार नहीं। भारत परिषद अधिनियम 1909 अधिनियम को मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के 4 प्रमुख प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और विषय को 2 भाग आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको बंद कर दिया गया और पुनः केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई।
केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और बर्मा को भारत से अलग किया गया और सिंध और उड़ीसा नामक नए प्रांत का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया। संविधान सभा के कुल सदस्य 389, ब्रिटिश भारत से 296, देशी रियासत से 93 और महिला सदस्य 15 थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के इसके प्रमुख पदाधिकारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार BN राव। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। इसके पेशकर्ता है जवाहरलाल नेहरू और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। यह एक 7 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, यानी कि भारत का संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। वहीं 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान में 12 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 465 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है संविधान के स्रोत। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन लिया गया। राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और विधियों के समान संरक्षण। कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। जर्मनी से आपातकाल और सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। हमने विभिन्न संविधानों से इन सारे विभिन्न संविधान के विभिन्न स्रोतों से इन सभी को आदर्शों को अपनाया है। उनका हूबहू रूपांतरण हमारे संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है उद्देशिका या प्रस्तावना। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय होंगे, 4 प्रकार की स्वतंत्रता होंगी, जिसमें पहला विचार की, दूसरा अभिव्यक्ति की, तीसरा विश्वास और चौथा धर्म और उपासना की। समता यानी प्रतिष्ठा और अवसर की। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन से पूर्व ये क्या बोलते हैं, भारत एक, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा शब्द शामिल नहीं था, या फिर ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। केशवानंद भारती बाद 1973 में उच्च न्यायालय ने
उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा और के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति। राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ये हमारे संविधान के ये हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है। नए राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को। गोवा का गठन 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को। राज्यों के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1853 में हुआ। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके 2 अन्य सदस्य के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंज थे। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। नेक्स्ट है मूल अधिकार। मौलिक मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में और भाग 3 में किया गया है। 6 प्रकार के मूल अधिकार है। पहला स्वतंत्रता का पहला समानता का अधिकार, जिसमें कुल 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। इन सारे अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद का वर्णन अगले स्लाइड में आपको मिल जाएगा। मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन उन्नीस सौ 1978 द्वारा। मूल अधिकार के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ये रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 358 के तहत। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उपबंध संविधान के भाग 4
अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह गैर बाध्य योग है तथा इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जाता है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। वही मूल अधिकार बाध्य योग है और यह इसके विरुद्ध हम न्यायालय में इसे लागू करवाने के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति अपना शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ये तीनों अनिवार्य योग्यताएं हैं। हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, और पदावधि 5 वर्ष तक, जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा। पारित होगा दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होगा और कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इनको शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का भी पुनर्निर्वाचन होता है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। यानी कि राष्ट्रपति को, अगर तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे तथ्यों को भूल जाते हैं, तो हमें 2 चीजों को कंपेयर करके भी याद रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बातें आएंगी तो कार्यकाल तो इनका सेम है, शपथ में डिफरेंट है, निर्वाचन में इनका अंतर है और त्याग पत्र में भी इनका अंतर है। तो इनको हम कंपेयर करके भी इनसे संबंधित तथ्यों को याद रख सकते हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री होते हैं। यानी कि भारत में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। इसके प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। हटाया जा सकता है तो लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, और आकार लोकसभा के
कुल सदस्यों की लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान 51वें संविधान संशोधन में किया गया और केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है। परिचय, यह भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकार होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की हो। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 3 वर्षों का होता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी समय इनको हटा सकते हैं। अधिकार, भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार और संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान करने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन ये किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। इनका कार्य है केंद्र और राज्यों की लेखों का लेखा परीक्षण करना और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है सांसद। सांसद के अंग राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन और राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80, गठन की तिथि 3 अप्रैल 1952 को, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। उच्च सदन है और यह अस्थायी सदन है। सदस्य संख्या निर्धारित 250, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। वर्तमान में 245 है, यानी कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत है। सदस्य निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है लोकसभा। यह निम्न सदन और अस्थायी सदन है, यानी इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या 550 है, जिसमें 530 राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी से। वर्तमान में 553 सदस्य हैं, 524 राज्य से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यानी कि हम यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लोकसभा निम्न सदन है, तो इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु क्षमता राज्यसभा से 5 कम है। उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो यहाँ पे 5 वर्ष है। तो ऐसे भी कंपेयर करके हम याद रख सकते हैं। प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट है संसद। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक के कारण किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और इस संयुक्त बैठक को आहूत करता है, यानी कि बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विधेयक पारित होता है तो साधारण बहुमत से और नहीं बुलाई जा सकती है तो संविधान संशोधन विधेयक की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है और अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है
और राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिनों तक रोक लगा सकती है। नेक्स्ट है वित्तीय समिति, प्राक्कलन समिति। इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं और प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति, इसके कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। लोक उपक्रम समिति, इसके कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट है न्यायपालिका, एकीकृत न्याय प्रणाली, यानी कि सर्वोच्च संस्थान सर्वोच्च न्यायालय है, उससे निचली संस्था उच्च न्यायालय और उससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। इसके गठन की तारीख 26 जनवरी 1950 है। न्यायाधीशों की कुल संख्या 34, जिसमें 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति का उम्र 65 वर्ष है। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता पहला हुआ भारत का नागरिक हो, दूसरा उच्चतम न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तीसरा उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की न्याय में पारंगत विधिवेत्ता हो। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम में शामिल हैं, कॉलेजियम में शामिल कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। अभी तक सिर्फ एक न्यायाधीश पे महाभियोग चलने की बात हो रही है, वो थे इलाहाबाद के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 में है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कॉलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं और न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता भारत का नागरिक हो, दूसरा भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो और तीसरा उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करके। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। शपथ ग्रहण करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अर्हता भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री, नियुक्तिकर्ता एवं शपथ प्रदाता राज्यपाल होते हैं। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह तक। आकार राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक 15% तक, लेकिन 12 से कम नहीं। यानी कि राज्य मंत्री परिषद का आकार राज्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 15% तक होना चाहिए, लेकिन 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। राज्य मंत्री परिषद अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं।
नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है। राज्य का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं और कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्य विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि हो तो। भारत में प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा सदस्यों की अर्हता भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सीटों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, लेकिन इसके 3 अपवाद हैं। सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा तथा मिजोरम में 40 सीटें हैं। विधानसभा के सदस्यों की समाप्ति हो सकती है सदन की बैठक से बिना अनुमति लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश 403 और न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला राज्य है सिक्किम 32। विधान परिषद की संख्या अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3, लेकिन न्यूनतम 40 से कम नहीं। विधान परिषद युक्त राज्य उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार 58 सीटें, महाराष्ट्र 78 सीटें, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना में 40 सीटें। विधान परिषद यह राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन है। इसके सदस्य बनने की अर्हता भी सेम टू सेम राज्यसभा की तरह है। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। महत्वपूर्ण तथ्य, संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक सांसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों की मंजूरी लेना भी आवश्यक होता है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्ति का विभाजन, जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या होगी। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और इसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मिला, लेकिन इसे लागू 24 अप्रैल 1993 से हुआ। तिहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। इस पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर किया गया। इसमें कुल 29 विषय हैं और पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ तो मैंने बता ही दिया है और इनको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मिला, लेकिन यह पंचायती राज प्रणाली 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। स्थानीय स्वशासन का दूसरा पार्ट है नगर स्वशासन प्रणाली। इसमें कुल 18 विषय हैं।
इसे संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया और 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसमें 3 स्तर है, इसमें भी 3 स्तर है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की प्रमुख पंचायती राज और प्रमुख समितियां। प्रमुख सुझाव, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। अशोक राय मेहता समिति 1977। इसके प्रमुख सुझाव हैं द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, खंड पंचायत और जिला पंचायत। जेबी के केशवा समिति 1985 में और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इस समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। पी के थुंगलन समिति 1998। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि किन समितियों का संबंध पंचायती राज से नहीं है, या फिर पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे, या फिर किन पंचायत समितियों ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया, या त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया, या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश के आधार पर दिया गया। पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटें 1/3 और पंचायती राज और नगर निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। सीट रिक्त पर पुनः चुनाव 6 महीने के भीतर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्थान नहीं है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। अब वित्त आयोग की संरचना 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग एवं अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, 12वें अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, 13वें अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर, 14वें अध्यक्ष डॉक्टर बी वाई रेड्डी, 15वें अध्यक्ष एन.के. सिन्हा। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। कार्य का वित्त आयोग का कार्य संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में सुझाव देना और राज्य को अनुदान सहायता के संबंध में सुझाव देना। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग विधिक अधिकार या मतदान का अधिकार। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनाव करवाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभा और विधान परिषद का। निर्वाचन आयोग बना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष पहले जो भी हो होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रमा देवी थी। वेतन, भत्ते और अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नेक्स्ट है आपातकाल। आपातकाल उपबंध का वर्णन भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। आपातकाल युद्ध अनुच्छेद 52 में। पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में, दूसरी 1971 और तीसरा 1975 में, और इसका कारण था युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
राष्ट्रपति शासन का वर्णन, राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में। इसका कारण है संविधान के राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। घोषणाकर्ता राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में, आपात की उद्घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन। राष्ट्रीय आपात की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 महीने के भीतर पारित किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की दशा में इसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। इससे पहले 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों को न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का निर्देशक तत्व को जोड़ा गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 59-40 क के तहत उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 क। साथ ही 44वें संविधान संशोधन के अन्य प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल 48 क। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, कैबिनेट की सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। वहीं 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था और 44वें में उसको कम किया गया। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, लोकसभा और विधानसभा में मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और इसी संशोधन के तहत एनसीआर दिल्ली बना। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम उम्र
आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। मूल्य कर्तव्यों में 11वें मूल्य कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु 12 से कम भी नहीं हो सकता। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई और इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कुल 22 हो गई। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई और वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया, असंवैधानिक ठहराते हुए। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 विभिन्न प्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत की गई। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया गया और लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त किया गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्य को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने, सूची बनाने का पुनः अधिकार दिया गया। राज्यों से यह अधिकार 102 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा छीन लिया गया था। नेक्स्ट है संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जिसे हम इंग्लिश में डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया अनुच्छेद 238 के तहत। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है, अनुच्छेद 243 से 243 9 तक। भाग 9 क में नगर पालिका का वर्णन है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 यह 6 तक। भाग 9 ख में सलाहकारी समिति का वर्णन है, अनुच्छेद 243 य ज से अनुच्छेद 243 य न तक। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 244 और 244 क में। भाग 10 में संघ और राज्यों के संबंधों का वर्णन है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और बाध्य का वर्णन है, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार एवं समागम का वर्णन है, अनुच्छेद 301 से 307 तक।
भाग 14 में वाणिज्य एवं समागम, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का वर्णन है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 क में अधिकरण यानी अनुच्छेद 223 क और अनुच्छेद 223 ख का वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 क तक। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, अनुच्छेद 243 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्णन का वर्णन है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है, अनुच्छेद 368 का। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन है, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उनका निरसन का वर्णन है, अनुच्छेद 393 से 395 तक। नेक्स्ट है अनुसूची। 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उप सभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा सीएजी को मिलने वाला वेतन भत्ता और इन सभी से संबंधित पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इसका वर्णन है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं का वर्णन है, कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, वहीं 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 संघ का नाम या राज्य क्षेत्र भारत होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का वर्णन किया गया है। राज्य का कानून सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से लागू होगा। इस मामले में राज्य किसी व्यक्ति को अमीर या गरीब या किसी भी अन्य प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को निषेध करता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन है। ये अपवाद भी हैं। राज्य स्त्रियों, बालकों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। राज्य भी सेना या विधि संबंधी या सामाजिक सेवा सम्मान को छोड़कर किसी भी भारतीय नागरिक को कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। यानी कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सारे पुरस्कार उपाधि में नहीं आते हैं। अनुच्छेद 19 बाकी की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
सारे फंडामेंटल राइट्स जितने होते हैं उनको पढ़ना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में डीपीएसपी से संबंधित सारे आर्टिकल्स, राष्ट्रपति राष्ट्रपति और गवर्नर, ये 4-5 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनमें सभी एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं। अनुच्छेद 23 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनियन सिविल कोड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है, जिसमें है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्था, ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे और उनका निष्ठापूर्वक पालन करे। तीसरा मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक को देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करे। चौथा मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की जी जान से सेवा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के समस्त लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करे। सातवां मौलिक कर्तव्य है देश की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन। आठवां है मौलिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानववाद का विकास करे और निरंतर ज्ञानार्जन कर देश की सेवा में अपने ज्ञान को लगाएं। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करे और हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहे। 10वां मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता, अभिभावक या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करे, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, छत्रावसान और विघटन का वर्णन है। इसमें हमने जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है
सिर्फ उन्हीं को लेकर के आए हैं, क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज को ज्यादा लंबा और लेंदी बनाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 12, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137, निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 152, राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 164, एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169, राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 200, राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 213, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226, कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। और अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 क ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 ट में पंचायतों की निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 243 फ न्यायपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 249, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 263, अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266, राज्य भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा। अनुच्छेद 267, राज्य की आकस्मिकता का निधन। अनुच्छेद 279 का माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल का वर्णन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना यानी संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 223 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। और अनुच्छेद 243, राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अनुच्छेद 356 में
राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन, अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन है। तो दोस्तों, हमारा ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्विक रिवीजन सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा और आगामी परीक्षाओं में आपके बेहतर प्रदर्शन के लिए ये सहायक भी साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड एंड हमारा रिवीजन सीरीज वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, जो कि कल रात में 9 बजे अपलोड किया जाएगा। और हमारी क्लासेस प्रतिदिन रात में 9:30 में अपलोड होता है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में।